पिशाच एक प्रेम कथा एपिसोड 5। धीरे धीरे दिन गुजर जाता है, शाम हो जाती है। दीप्ति बोर हो रही होती है तो वह किचन में खाना बनाने चली जाती है, पर रुद्र के चाची उसे मना भी करती है, लेकिन दीप्ति नहीं मानती और सभी के लिए अच्छा सा पकवान बनाती है। छोले पूरी, सब्जी, रायता, गुलाब जामुन और खीर, हलवा, रोटी, चावल, बहुत सारी डिशेस बनाती है। सभी लोग अपने काम पर से लौटकर आ जाते हैं कि चाची कहती है, अरे आप लोग आगे चलिए, मुंह हाथ धोकर आ जाइए और फिर हम खाना खा लेते हैं। सभी लोग हाथ धोकर आ जाते हैं, डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। अभी तक रुद्र नहीं आया हुआ होता है। रुद्र की दादी दीप्ति से कहती है कि बेटा तू भी खाना खा लो, लेकिन दीप्ति तो मना कर देती है। जी दादी, वह आएंगे तो मैं खा लूँगी, अभी मुझे भूख नहीं लगी है। ठीक है बेटा, वैसे आपकी मर्ज़ी, ज़्यादा इंतज़ार मत करना, खाना खा लेना जल्दी। सब लोग खाना खा लेते हैं और सोने चले जाते हैं। रात के करीब 10 बज रहे होते हैं। दीप्ति अपने रूम में बैठी होती है और एक बुक पढ़ रही होती है, क्योंकि रुद्र ने वहाँ पर रखवा दिया होता है जिससे कि दीप्ति बोर ना हो। रुद्र घर आता है, वह रूम में जाता है क्योंकि उससे याद नहीं होता है कि अब वह वहाँ पर अब दीप्ति रहती है। वह जैसे ही अंदर जाता है तो दीप्ति अपने सोफे पर बुक पढ़ रही होती सो चुकी थी, तो वह उसे देखकर जाने वाला होता है, पर न जाने दीप्ति का चेहरा उसे अपनी ओर खींच लेता है। वह उसे देखने लग जाता है। वह धीरे धीरे सब उसके पास पहुंच जाता है। उसे भी पता नहीं चलता, वह सोचते हुए कितनी मासूम लगती है। वह उसके चेहरे को छूने जा रहा होता है कि उसे कुछ याद आ जाता है और वह रुक जाता है। वह उठकर खड़ा हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है कि तभी दीप्ति जग जाती है। अरे आप आ गए, चलिए मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। क्या तुमने खाया? नहीं, देखो तुम मेरी वजह से भूखी मत रहा करो, कल से खाना खा लेना, क्योंकि गांव में सभी लोग जल्दी खाना खाते हैं लेकिन शहर में लेट खाते हैं, इसीलिए तुम आदत है। जी ठीक है। फिर वह लोग नीचे जाते हैं और खाना खाते हैं। दोनों इस वक्त कुछ नहीं कर रहे होते हैं। हॉल में शांति होती है कि तभी बाहर से एक साधु की आवाज़ आने लगती है। वो दिन आने लगे फिर से। आ गई पूर्णिमा, अब आएगा रे, अब आएगा सबका काल। वह जोर जोर से चिल्ला रहा होता है और डमरू बजा रहा होता है। उसकी आवाज़ सुन के सभी लोग बाहर आ जाते हैं और रुद्र और दीप्ति भी बाहर की तरफ चले जाते हैं। जैसे ही वह साधु दीप्ति को देखता है तो वह नीचे बैठ जाता है और उसको प्रणाम करने लगता है। फिर वह कुछ ऐसा बोलता है जिससे कि सब लोग सुन पड़ जाते हैं। जब साधु उसे प्रणाम करने लग जाता है तो सभी लोग उसकी हरकत देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि यह ऐसा क्यों कर रहा है। कि तभी रुद्र आगे आकर उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वह कुछ जवाब नहीं देता और अपने ही धुन में लगा रहता है। आ गया वह दिन, आ गया जिसका इंतज़ार सालों से था। कल है पूर्णिमा, कल के दिन फैसला हुआ था और फिर अब कल फैसला दोहराया जाएगा, लेकिन कुछ बदलाव भी आ सकते हैं। इस बार कल से आरंभ हो जाएगा विनाश का, राक्षस ने विनाश का, लेकिन अंत में सब कुछ अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा। जब देवी तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा।
यह लड़की है जो कि इस गांव को बचाएगी और इस गांव को श्राप मुक्त करेगी। फिर वह हंसने लग जाता है और वहां से चला जाता है। शंभू बोलते हुए। वह सब देखकर रुद्र की दादी कहती है, यह साधु जी अभी अभी क्या कहकर गए हैं? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। दीप्ति, क्या तुम्हें कुछ पता है इस बारे में? तो दीप्ति कहती है, नहीं दादी माँ, मुझे तो कुछ भी पता नहीं होता, लेकिन इतना पता है कि जो साधु महाराज गांव के बारे में एक महाकाल के मंदिर, जो कि अब खंडर जैसा हो गया है, वहीं पर रहते हैं। एक बार हम लोग आ रहे थे पिताजी के साथ, तो पिताजी ने बताया था कि इनकी बातें सच भी होती है, पर हमेशा नहीं। हो सकता है इन्होंने जो भी अभी कहा वह ऐसा ही कहा हो। लेकिन रुद्र किसी गहरी सोच में डूब चुका था। इनको ऐसा पता चला श्राप वाली बात का। सच में पूर्णिमा का दिन है, दीप्ति के कारण मैं श्राप मुक्त हो सकता हूँ। यह बात तो सिर्फ मुझे ही पता है, इन्हें कैसे पता है? जो भी हो कल ही पता चलेगा। तभी वह सब से कहता है, चलिए जो भी हुआ उसे भूल जाइए, अंदर चलिए। सभी लोग साधु को और ढोंगी पंडितों को देखा है जो कुछ भी बोलते रहते हैं। इस बात पर उसकी दादी माँ उसके कान पकड़ लेती है। ज़्यादा मत बोलो रुद्र, ऐसा कुछ नहीं है। यह सभी लोग बहुत ही सिद्धि पाए हुए लोग होते हैं। मैं कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलो करो, तुम्हें परेशानी हो सकती है। दीप्ति बेटा, तुम परेशान मत होना, सब अच्छा होगा। जब हमने किसी का बुरा नहीं किया है तो हमारे साथ भी बुरा नहीं होगा। फिर सभी लोग अंदर चले जाते हैं और रुद्र और दीप्ति भी खाना खाकर सोने चले जाते हैं अपने अपने कमरे में। मगर दीप्ति को नींद नहीं आती है। वह बार बार उस साधु की बात याद कर रही होती है। आखिर वह कौन से श्राप की बात कर रहे थे और मैं कैसे सबको बचा सकती हूँ? आखिर क्या बात हो सकती है? पता नहीं, जो होगा सब कुछ भगवान आपके हाथ में है। लेकिन मगर उनकी बात ज़रा भी सच हुई तो मैं अपना पूरा प्रयास करूँगी जिससे कि किसी की मदद हो सके। मैं किसी को भी अपनी वजह से कभी भी तकलीफ नहीं देना चाहती। फिर वह आंखें बंद करके सो जाती है। इधर रुद्र के कमरे में वह इधर से उधर चल रहा होता है। उसे भी उस साधु की बात याद आ रही होती है। वह जो कह रहा था वह तो सब कुछ सच था, लेकिन मगर उसे इतनी सारी बातें पता है तो उससे और भी कुछ पता होगा। मुझे उससे पूछना चाहिए। मैं कल ही वहाँ जाकर पूछ लूँगा ज़रूर। बाहर खिड़की की तरफ चला जाता है। फिर एक दिन, कल पूर्णिमा है, कल मैं दीप्ति की वजह से मैं और भी शक्तिशाली हो जाऊंगा। फिर वह हंसने लग जाता है। सुबह के 6 बजे सभी लोग सो रहे होते हैं। दीप्ति और दादी माँ जग रहे होते हैं और वह लोग आरती शुरू कर देते हैं। आरती की आवाज़ सुनकर धीरे धीरे सभी लोग आरती में सम्मिलित हो जाते हैं और आखिरकार रुद्र भी तैयार होकर नीचे आ ही जाता है। तब तक नाश्ता भी लग चुका होता है और सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। रुद्र के चाचा जी कहते हैं कि आज तो मेला है बेटा, तू नाश्ता करो जल्दी से और जाओ, गांव में मेला उत्सव ही
की जगह पर जाकर रखवाली करो और सभी लोग नज़र रखो और उनसे काम करवाओ। कुछ भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। हर साल हमारे घर आने से लोग वहाँ जाकर यह सब कुछ देखते हैं। इस बार तुम भी उनकी मदद करना। इस तरह से सभी लोग खुश हो जाएंगे। जी चाचा जी, मैं तो बस जा ही रहा हूँ। दीप्ति आज बहुत सुंदर लग रही होती है। तब अभी तक रुद्र ने उसे देखा नहीं होता है, क्योंकि वह किचन में थी कि जहाँ से वह बाहर आती है तो उसने आज नीले रंग की साड़ी पहनी होती है और लाल कलर की लिपस्टिक लगाई होती है, जिसमें वह बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है। सब लोग दीप्ति को देख रहे होते हैं और रुद्र तो कुछ ज़्यादा ही घर कर देख रहा होता है। यह देखकर रुद्र की चाची कहती है, बेटा, हमारे नियमों के अनुसार आज है दीप्ति के पग फेरे की रस्म, लेकिन पिछले बीते दिनों में जो कुछ भी हुआ उसको देखते हुए हमें क्या करना चाहिए। तभी दीप्ति कहती है, चाची जी, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। हाँ, भले ही वहाँ पर अब मेरे पिताजी नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें तो हैं। मैं वहाँ पर कुछ देर जाऊँगी। मुझे अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा कि मैं पिताजी के पास हूँ। तभी दादी माँ कहती है, ठीक है बेटा, रुद्र तुम्हें छोड़ देगा। फिर कुछ देर तुम वहाँ पर रहना और रुद्र तुम्हें लेकर आ जाएगा। तुम अपने दोस्तों से भी मिल लेना। रुद्र बोलता है, जी दादी, ठीक है। दीप्ति, तुम भी नाश्ता कर लो और जल्दी से तैयार हो जाओ। वैसे तो तुम तैयार ही हो, धीरे से बोलता है। दीप्ति उसे देखती है तो वह इधर उधर देखने लग जाता है। रुद्र, तू यह क्या कर रहा है? तुझे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। और मेरा दिल इतना ज़ोरों से क्यों धड़क रहा है? फिर दीप्ति ऊपर से एक बैग लेकर आती है। रुद्र उसको लेकर निकल जाता है। वह लोग कार में बैठकर निकल जाते हैं। दीप्ति खिड़की से बाहर देख रही होती है और रुद्र गाड़ी चला रहा होता है, लेकिन बीच बीच में वह दीप्ति को भी देख रहा होता है। दीप्ति के चेहरे पर बाल आ रहे होते हैं, जिन्हें वो हटा रही होती है। तभी उनकी गाड़ी के सामने ढेर सारी बकरियां आ जाती है। रुद्र गाड़ी रोक देता है और हॉर्न बजाने लग जाता है। इसे देखकर बकरियां चराने वाली भी बकरियों को हटाने लग जाता है, लेकिन दीप्ति गेट खोलकर बाहर आ जाती है और बकरियों के बच्चों के साथ खेलने लग जाती है। वह बकरी के बच्चों को गोद में ले और उनके साथ प्यार कर रही होती है, उनके सर पर हाथ फेर रही होती है। वह बहुत खूबसूरत लग रही होती है। वह बहुत खिलखिलाकर हंस रही होती है। यह देखकर रुद्र भी अपनी गाड़ी से बाहर आ जाता है और उसे दूर खड़े होकर देखने लग जाता है। कुछ ही देर में गडरिया सभी बकरियों को साइड कर देता है तो दीप्ति भी उस बच्चे को छोड़ देती है और वापस आकर कार में बैठ जाती है। रुद्र उससे पूछता है, क्या तुम्हें बकरियां बहुत पसंद है? दीप्ति कहती है, मुझे बकरियां और गाय के छोटे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। अच्छा, क्या आपको भी अच्छे लगते हैं कुंवर सा? इतना ही नहीं, लेकिन हाँ, लगते हैं। मेरे बचपन में मेरे पास एक छोटा सा घोड़ा हुआ करता था, जो कि मुझे बहुत पसंद था और मैं उसके साथ बहुत खेलता था। लेकिन एक बार उसे कुछ हो गया और फिर
अगले दिन मैंने उसे देखा तो वह मरा पड़ा था। तब से मैंने कोई भी जानवर को नहीं पालता, क्योंकि उनके जाने के बाद हमें बहुत बुरा लगता है। लगाव हो जाता है ना हम लोगों से। लगाव बहुत ही बुरी चीज़ है। नहीं, ऐसा नहीं है कि लगाव बुरी चीज़ है, लेकिन जो भी ईश्वर ने लिखा है वह तो होकर रहेगा। हमें तो एक दिन जाना ही है। इस डर से हमें प्यार करना थोड़ी छोड़ सकते हैं। उसकी बात सुनकर रुद्र को बहुत ही अच्छा लगता है। यह लड़की कितनी मासूम है कि तभी उसने दुनिया के काले सच नहीं देखकर यहाँ पर अपनी जान के लिए लोग दोस्तों की जान ले लेते हैं और जीने के लिए मौत से बदतर जीवन अपना लेते हैं। मुझे आज भी याद है उस प्यारे से घोड़े को उस रात मैंने ही मारा था। यह सोचते हुए उसकी आंखें लाल हो जाती है और चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है। रुद्र और दीप्ति उसके घर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर उस वक्त कोई भी नहीं होता है। दीप्ति जैसे ही गाड़ी से उतरती है, उसकी पुरानी यादें दौड़ने लग जाती हैं और उसे अपने बाबा की याद आने लग जाती है। आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। रुद्र बोलता है, संभालो दीप्ति अपने आप को। फिर वह घर के अंदर जाते हैं। दीप्ति पूरे घर को अच्छे से देख रही होती है। तभी वहाँ पर बगल वाली काकी आती है और उन दोनों के लिए नाश्ता भी बनाकर लाती है। अच्छा किया दीप्ति जो तू यहाँ आ गई। वैसे तू चिंता मत करना, भाई साहब का जो भी काम है वह हम सब कुछ करवा देंगे। वैसे भी तू दूसरे कुल में चली गई है तो तुम्हें अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखना और वहाँ की चिंता मत करना। दीप्ति काकी से लिपट कर रोने लग जाती है तो वह उसे संभालने लग जाती है। ऐसे ही वह लोग कुछ देर वहाँ पर बैठते हैं और फिर रुद्र दीप्ति को लेकर वापस गाड़ी में बैठ जाता है। इस वक्त दीप्ति खिड़की से बाहर की तरफ देख रही होती है। रुद्र को उसके लिए चिंता हो रही थी। दीप्ति तुम अपने आप को संभालो, तुम्हारे बाबा ऊपर से तो मैं देख रहे होंगे तो वह भी दुखी हो रहे होंगे। अच्छा दीप्ति मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ और फिर मुझे मेले की तैयारी के लिए भी जाना है। आराम से, अच्छा होगा आप मुझे छोड़ दीजिए। फिर वह उसे घर छोड़ देता है और वह उत्सव वाली जगह पर चला जाता है। बहुत सारी तैयारियां चल रही होती है। रुद्र वहाँ पर जाकर देख रहा करता है और कहता है, आज रात की देर है, फिर मेरी शक्तियाँ और बढ़ जाएंगी। घर पर दीप्ति को थोड़ा अजीब लग रहा होता है। पता नहीं आज हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। हमें बुरे बुरे ख्याल क्यों आ रहे हैं, जैसे कि आज कुछ होने वाला है। देखते देखते रात हो जाती है। सभी लोग मेले में जाने लगते हैं। घर वाले भी सब जाते हैं मेले में। जाने के लिए रुद्र भी तब तक घर आ चुका रहता है और कहता है, सभी लोग तैयार हो जाइए, फिर हम सभी लोग मेले में जाएंगे। दीप्ति अब अपने कमरे में तैयार हो रही होती है। तब रुद्र बिना दरवाज़ा खटखटाए अंदर चला जाता है। उस वक्त दीप्ति साड़ी ठीक कर रही होती है। वह थोड़ा थोड़ा हड़बड़ा जाता है और वापस रूम से बाहर निकल जाता है। रुद्र तू भी ना, याद रखना होगा कि अब वह तेरा कमरा नहीं। दीप्ति तैयार होकर बाहर
आती है। रुद्र दीप्ति को सॉरी कहता है। कोई बात नहीं कुंवर साहब जी, मुझे पता है वह आपका कमरा था, इसीलिए आप भूल जाते हैं। हाँ यही बात है। चलिए सभी लोग तैयार हो गए होंगे। फिर वह लोग मेले में जाते हैं। इधर रजत भी कुछ आदमियों से बात कर रहा होता है। सभी को मैंने काम समझा दिया है। जैसे ही वह लोग रास्ते में जाएंगे तुम लोग उन पर हमला कर देना और उनकी गाड़ी को उड़ा देना। जी। उन लोगों को गाड़ी मेले के पास तक पहुंच चुकी रहती है, लेकिन अचानक वहां जाकर रुक जाती है क्योंकि वहां पर एक रैली जा रही होती है जो कि साधुओं की होती है। इसीलिए वह लोग कुछ देर में वहीं रुक जाते हैं और फिर वहां पर जाते हैं। इधर वह लोग जो रुद्र के घर वालों को मारने के लिए आए होते हैं वह किसी और गाड़ी को उड़ा देते हैं और रुद्र के घरवाले लोग सही सलामत पहुंच जाते हैं। मेले में पहुंचकर सभी लोग पहले हवन में बैठते हैं। वहां पर एक बहुत बड़ा यज्ञ होता है पहले, और वहां पर रजत भी होता है। रजत उन लोगों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और फिर फ़ोन लगाकर बात करता है। तब जाकर उसे पता चलता है कि रुद्र की फैमिली बच गई है। पूर्णिमा की रात सभी लोग यज्ञ करने लगते हैं। उसके बाद मेले में घूमने आते हैं। रुद्र भी दीप्ति को लेकर चला आता है। दीप्ति चलो थोड़ा मेले के अंदर चलते हैं, घूम कर आएंगे, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। जी चलिए। फिर वह लोग साथ में चल रहे होते हैं। तभी रुद्र कहता है चलो झूले पर बैठते हैं। दीप्ति मना कर देती है, मुझे झूले पर बहुत डर लगता है। अरे डरो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। फिर वह लोग झूले पर बैठ जाते हैं। झूला ऊपर की तरफ जाता है। वह झूला अपने आप रुक जाता है। झूला रुक कैसे गया? दीप्ति को डर लगने लग जाता है। वह रुद्र से पूछती है यह झूला क्यों रुक गया है? क्या मुझे कुछ हो गया है? अब हम नीचे कैसे उतरेंगे? तो रुद्र कहता है चिंता मत करो, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तभी झूला थोड़ा सा डगमगाने लग जाता है। दीप्ति रुद्र के ऊपर गिर जाती है। वह दोनों बहुत ही करीब होते हैं। वह दोनों एक दूसरे की आंखों में डूब जाते हैं। रुद्र यह तुझे क्या हो जाता है? हमेशा दीप्ति की आंखों में क्यों ऐसा खो जाता है? वह मन में बोलता है और तुरंत दीप्ति को ठीक करते हुए सीधे बैठ जाता है। इतने में झूला भी ठीक हो जाता है। वो दोनों नीचे उतरते हैं। तभी रुद्र कहता है तुम्हें कुछ खाना हो तो चलो खा लेते हैं। नहीं मुझे भूख नहीं लगी है। ठीक है ठीक है बाबा, मैं खा लेता हूँ। वहाँ पर वह कॉटन कैंडी लेते हैं। फिर वह दीप्ति को भी दे देता है तो वह खा रही होती है। उसके चेहरे पर थोड़ा सा लग जाता है तो वह रुद्र उसे हटाने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है और वह गाड़ी तो चालू हो गई है। कितनी देर में चालू नहीं हो रही थी, देर हो गई है। घर पर दादी माँ परेशान हो रही होंगी। रुद्र कुछ नहीं करता और गाड़ी चालू करता है और जल्दी से घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचते हैं वह सीधे अपने कमरे में चला जाता है और अपने सीक्रेट रूम में भी। फिर वहां से जाकर वह धीरे धीरे पूरा बदल सा जाता है और किसी भेड़िए की तरह दिख रहा होता है। उसके नाखून बड़े हो चुके रहते हैं और
दांत भी लंबे लंबे हो चुके रहते हैं। सभी बहुत ही खूंखार दिख रहा होता है। आगे क्या होगा जाने अगले एपिसोड में। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो स्टोरी को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।